सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कंक्रीट के विशाल जंगल को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। सोचिए, गगनचुंबी इमारतों से भरा ये शहर कभी दलदली द्वीपों का एक उबड़-खाबड़ सा समूह हुआ करता था। और मजे की बात तो यह है कि इसे एक बार शादी के तोहफे के रूप में किसी विदेशी राजा को यूं ही सौंप दिया गया था। तो चलिए, इतिहास के इस सबसे बड़े भौगोलिक बदलाव को डीकोड करते हैं। सदियों पहले जिसे आज हम सपनों का शहर कहते हैं, वो एक विशाल भूभाग था ही नहीं। असल में ये 7 अलग-अलग और पूरी तरह से कटे हुए द्वीप थे। चारों तरफ सिर्फ समुद्र और यहाँ रहने वाले मूल मछुआरों के समुदाय। मतलब आज की इस भागती दौड़ती मुंबई को देखकर उन शांत और कीचड़ भरे द्वीपों की कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कीचड़ भरे मैदान और छोटे-छोटे मछली पकड़ने वाले गांव एक विशाल एकीकृत महानगर में कैसे बदल गए। इस पूरे विश्लेषण में हम ठीक यही समझेंगे कि कैसे पहले इन द्वीपों पर राजनीतिक रूप से कब्जा किया गया और फिर कैसे बेमिसाल इंजीनियरिंग के जरिए इन्हें एक सिंगल इकोनॉमिक पावर हाउस में तब्दील कर दिया गया। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इस सफर को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे 7 द्वीपों के शहर से, फिर देखेंगे पुर्तगाली राज और बॉम्बाया का दौर, उसके बाद वो मशहूर किस्सा जब बॉम्बे दहेज में मिला, फिर इन 7 द्वीपों का एकीकरण और आखिर में आधुनिक मुंबई का उदय। तो चलिए, सबसे पहले दौर से शुरू करते हैं, यानी 7 द्वीपों का शहर। ये सच में हैरान करने वाला है कि बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मझगांव, परेल, वर्ली और माहिम, ये सातों द्वीप बिल्कुल अलग अलग थे। इनकी अपनी अलग संस्कृति थी और यहाँ स्वदेशी राजाओं का राज चलता था। यहाँ सबसे पहले बसने वाले लोग मुख्य रूप से कोली और आगरी जनजातियों के थे, जिनका जीवन पूरी तरह से मछली पकड़ने पर निर्भर था। उस वक्त यहाँ दूर दूर तक सिर्फ कीचड़, गुफाएं, पहाड़ियां और छोटे गांव ही दिखते थे। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि यहाँ सत्ता कितनी तेजी से बदल रही थी। 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के शासन से लेकर कई स्वदेशी हिंदू राजवंशों ने सदियों तक यहाँ राज किया। फिर सन 1348 आते आते दिल्ली सल्तनत ने इन द्वीपों पर कब्जा जमा लिया और आखिरकार 1398 में जफर खान द्वारा स्थापित गुजरात सल्तनत ने इसे अपने अधीन कर लिया। अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जिसने सब कुछ बदल दिया, पुर्तगाली राज और बॉम्बाहिया। हुआ यूं कि मुगल सम्राट हुमायूं बहुत तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इस बढ़ते खतरे को देखकर गुजरात सल्तनत के राजा बहादुर शाह को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। हुमायूं के हमले से बचने के लिए उन्होंने 1534 में पुर्तगालियों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी सुरक्षा की गारंटी के बदले ये सातों द्वीप पुर्तगालियों को सौंप दिए गए। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। इस शहर के मशहूर नाम की शुरुआत कैसे हुई? 1508 में जब पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यहाँ पहुंचे तो वो अरब सागर के इस शानदार बंदरगाह को देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इसे नाम दिया बॉम्बाया। पुर्तगाली में इसका मतलब होता है अच्छी खाड़ी या गुड बे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि समय के साथ यही नाम धीरे धीरे बदलकर बॉम्बे बन गया। पुर्तगालियों के दिमाग में 2 ही मुख्य लक्ष्य थे, मसालों का व्यापार और ईसाई धर्म का प्रचार। क्योंकि यहाँ का स्थानीय समाज काफी रूढ़िवादी था, तो उन्होंने बदलाव लाने के लिए अंतरजातीय विवाहों को काफी बढ़ावा दिया। उन्होंने कई चर्च बनाए और बॉम्बे कैसल और बांद्रा फोर्ट जैसे किले खड़े किए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका फोकस बड़े शहरों को बसाने पर नहीं, बल्कि कपास, नारियल और मसालों की खेती पर ही टिका रहा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 1612 में। स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को बुरी तरह हरा दिया। इस एक हार ने भारत में पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया और बस यहीं से अंग्रेजों को इस इलाके में अपने पैर जमाने का एक बहुत मजबूत मौका मिल गया। अब बात करते हैं इतिहास की सबसे अनोखी रियल एस्टेट डील की, दहेज में मिला बॉम्बे। अगर हम दोनों तरफ के इरादों को समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ पुर्तगाली थे जो हिंद महासागर में डचों के बढ़ते प्रभाव से बुरी तरह डरे हुए थे और उन्हें एक ताकतवर दोस्त की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश मुगलों को पछाड़ने और व्यापार पर कब्जा करने के लिए पश्चिमी तट पर एक सुरक्षित गहरे पानी वाले बंदरगाह की सख्त तलाश में थे। डचों के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 1661 में एक बेहद ही असाधारण शादी की संधि हुई
और ये सच में हैरान करने वाला है कि बॉम्बे के इस पूरे द्वीप समूह को मोरक्को के पोर्ट ऑफ टैंजर और भारी दौलत के साथ ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैटरीन की शादी में एक दहेज के रूप में बस यूं ही इंग्लैंड के हवाले कर दिया गया। और औपनिवेशिक सौदे कितने अजीब हो सकते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ब्रिटिश क्राउन ने इस बेशकीमती इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया, वो भी कितने में? मात्र 10 पाउंड के सालाना किराए पर। मतलब जो जगह आज दुनिया के सबसे महंगे रियल एस्टेट में गिनी जाती है, उसकी कीमत कभी इतनी मामूली हुआ करती थी। नियंत्रण हाथ में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत गोदाम और अदालतें तो बनवाई ही, लेकिन सबसे अहम काम किया बीमारियों से लड़ने के लिए मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाना। इसका नतीजा ये हुआ कि 1661 से 1675 के बीच ही वहां की आबादी 10,000 से उछलकर करीब 60,000 तक पहुंच गई। और इसकी बढ़ती रणनीतिक अहमियत को देखते हुए कंपनी ने अपना मेन हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर लिया। इसके बाद शुरू होता है सबसे अहम भौगोलिक बदलाव, यानी 7 द्वीपों का एकीकरण। उस समय के गवर्नर विलियम हॉर्नबी को यह समझ आ गया था कि हर साल बाढ़ में डूबने वाले और अलग थलग पड़े इन द्वीपों पर व्यापार करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए 1782 से 1845 के बीच एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हॉर्नबी वैलार्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट चलाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत पत्थरों और मलबे का इस्तेमाल करके इन 7 द्वीपों को सचमुच एक साथ सील दिया गया। बीच के दलदलों को भरा गया और इस नई जमीन पर कारखाने और रेलवे लाइनें बिछा दी गईं। और यहीं से शुरुआत होती है आधुनिक मुंबई के उदय की। इन द्वीपों के जुड़ते ही शहर का विकास रॉकेट की स्पीड से होने लगा। 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच देश की पहली पैसेंजर ट्रेन चली। 1857 की क्रांति के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। आगे चलकर महामारियों से निपटने के लिए ट्रस्ट बनाए गए और फिर 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया और 1945 में मरीन ड्राइव जैसी वो शानदार इमारतें बनकर तैयार हुईं जो आज इस शहर की पहचान है। 1947 में आज़ादी मिलने तक बॉम्बे भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बन चुका था, लेकिन यहाँ एक अलग तरह की जनांसिकीय चुनौती सामने आने लगी। उस समय अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से गुजराती समुदाय का दबदबा था, जिससे बहुसंख्यक मराठी भाषियों के बीच असंतोष पैदा होने लगा। इस भाषाई और आर्थिक तनाव की वजह से विरोध प्रदर्शन हुए और आखिरकार 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात इन 2 नए राज्यों में बांट दिया गया और अंततः 1995 में इस शहर का आधिकारिक नाम बॉम्बे से बदलकर इसका पारंपरिक नाम मुंबई कर दिया गया। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। भारत की आर्थिक राजधानी की नींव और इस कंक्रीट के नीचे दबे उस अविश्वसनीय इतिहास को देखकर सोचिए, आज के आधुनिक महानगरों का कितना बड़ा हिस्सा असल में सिर्फ इंसान के बनाए भूगोल और औपनिवेशिक मुनाफे का नतीजा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं उसकी असली कहानी क्या है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।